अब देखो हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक नया टॉपिक और वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आपने देखा होगा। ये क्या होता है? यहाँ पे आपको कुछ टर्म देखने को मिलेंगे जैसे के बी, KW वगैरह वगैरह। तो ये सभी क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। के क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। के बी क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। और KW क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। जिस तरीके से हमने नॉर्मल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था, सेम तरीके से अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में देखें तो यहाँ पे हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, एग्जाम्पल CH3COOH लिया और मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम विद, ये क्या हो गया? आयनाइज हो गया CH3COO माइनस, और किस में होगा? H+ में होगा। तो इसका अगर मैं आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो वो क्या लिखूँगा? Ka लिखूँगा, क्योंकि ये क्या था? मेरे पास एसिड था और लिखने का तरीका वही होगा CH3COO माइनस कंसनट्रेशन H+ अपॉन क्या? कंसनट्रेशन ऑफ CH3COOH। सिंपल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्या लिखा हमने? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अब कोई वीक बेस पकड़ते हैं। वीक बेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? बोलो ज़रा। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया हो सकता है NH3 ले लेते हैं। इसका रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, बेस है ना, डाला वाटर में, तो क्या होगा? ये बनाएगा NH4 प्लस OH माइनस। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि यहाँ पे इसने एक्ट किया बेस की तरह, वाटर ने एक्ट किया एसिड की तरह, जिसकी वजह से क्या मिल गया मुझे? अमोनियम आयन मिल गया, OH माइनस मिल गया। असल में NH3 का ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है, और H2O का ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। खैर वहाँ नहीं जा रहे हम लोग। ये क्योंकि बेस की रिएक्शन थी तो इस मुझे क्या लिखना था? आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या? KB, क्योंकि बेस के लिए लिख रहे हैं। क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या? NH3। वाटर को नहीं लिखेंगे, वाटर को हम लोग नहीं लिखेंगे, जानते हो ना क्यों? वाटर लिक्विड है, ये बाकी सब एक्वस फॉर्म है, ये सब एक्वस फॉर्म है। और लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होता है? 1 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू है। अभी तक मैं करवा क्या रहा हूँ? देखो, बस बताना चाह रहा था कि आयनाइजेशन कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं? लिखते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हैं, बट आयन वाली रिएक्शन होगी तो इसीलिए नाम पड़ गया आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब समझेंगे कि मैंने सिर्फ वीक एसिड या वीक बेस ही क्यों लिए इक्विलिब्रियम के लिए, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, जब इनको हम क्या करते हैं? इनको एक्वस मीडियम में डालते हैं, यानी कि इनको पानी के साथ मिलाते हैं ना, तो ये ना कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनका क्या बन रहा होगा यहाँ पे? कॉन्जुगेट। क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये बात मानते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बनता होगा? कॉन्जुगेट बेस बनता होगा। एग्जाम्पल समझो, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। मतलब क्या बनेगा? HSO4 माइनस। मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूँ कि आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट पता होगा। अगर नहीं पता तो वीडियो पहले से बना दिया है, थोड़ा लंबा है पर हाँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कहानी ये होती है कि कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस ना बहुत वीक नेचर का होता है। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो बहुत वीक नेचर का होता है, जिसकी वजह से इसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन कर पाना संभव नहीं है।
कॉन्जुगेट बेस है ना, और बहुत ही वीक नेचर का है। बेस को क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये कर नहीं पाता। ठीक है ना, ऐसा मान सकते हो कि क्या है, कॉन्जुगेट बेस जो है इसका वो क्या है, बहुत ही वीक नेचर का है, तो इसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं है। और यही रीज़न है कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता है। सेम गोज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बोलो क्या होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि NaOH ले लिया, ठीक है, ये भी टूटेगा Na+OH- में। तो इस रिएक्शन के लिए ना वापस यहाँ जा पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वही बात, अगर ये बेस है तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ये बहुत ही वीक नेचर का होगा, और ये वापस से कंबाइन नहीं होना चाहते हैं NaOH फॉर्म करने के लिए। तो बैकवर्ड रिएक्शन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता है, किन में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। दोबारा जान लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वीक नेचर का होता है, तो इसीलिए बैकवर्ड नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो भी वीक नेचर का होता है, इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन नहीं कर सकता, इसीलिए इनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता। वहीं अगर देखा जाए वीक एसिड का, एक वीक एसिड क्या लेंगे, CH3COOH। जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये क्या होते हैं, पार्शली आयनाइज होते हैं। मतलब क्या होगा इसका, पार्शली मतलब क्या, थोड़ा बहुत ही होगा, <5%। ठीक है, अगर CH3COOH के 100 मोल डालूंगा तो 100 तो कम से कम 5 से भी कम मोल क्या होंगे, इसके डिसोसिएट होंगे, और बाकी का 95 मोल CH3COOH ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन लिख लो क्या होगी, CH3COO- और यहाँ पे आ गया क्या, H3O+। ठीक है, इसको रखो यार, H3O+। तो देखो है क्या यहाँ पे बात ये है एसिड, और ये है इसका क्या, कॉन्जुगेट बेस। तो इस केस में ना ये क्योंकि वीक एसिड है, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, इसीलिए ये क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, यानी कि CH3COO- H+ के साथ कंबाइन होकर वापस CH3COOH बनाएगा। इसीलिए इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम बन सकता है। कहने का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, और जहाँ ये दोनों चीज़ हो सेम स्पीड से, वहाँ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। तो यहाँ पे हमें वीक एसिड में ये चीज़ देखने को मिलती है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस क्या था, वीक नेचर का था। सिंपल सी बात। यही केस आप किस में लगा सकते हो, बेस के लिए NH3, दोबारा H2O, फिर क्या NH4+, और क्या हो जाएगा, OH-। वही केस, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और इसके लिए पॉसिबल है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नेचर का है, तो इसीलिए ये बैकवर्ड रिएक्शन भी कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, और इसीलिए इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। तो मोटा मोटी बात इसमें बस इतनी सी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, उनमें आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा, जबकि वीक एसिड और वीक बेस में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और इसी के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सारे के सारे बस इन्हीं के लिए होंगे, वीक एसिड और वीक बेस के लिए, और किसी के लिए नहीं होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और डिटेल में जानना है तो देखो बुक में ना, कहाँ गई बुक, हाँ, तो देखो ये हमने टॉपिक किया अभी अभी, इस टॉपिक को एक बार आप चाहो तो रीड कर सकते हो, और वो बात यहाँ पे लिखी गई देखो काले अक्षरों में। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से रीड करके समझ सकते हो, वरना जितना मैंने बताया उतना भी काफ़ी है, उससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हमको करना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको समझना है। देखो कहानी है वाटर के लिए, जिस तरीके से मैंने Ka दिखाया, Kb दिखाया, वैसे ही अगर वाटर वाटर की रिएक्शन होगी तो वहाँ पे Kw देखने को मिलेगा। कैसे, देखो H2O है, यहाँ भी H2O है। मैंने पहले ही कहा था ये एम्फोटेरिक नेचर का है, दोगला नेचर का है, तो ये एक मानते हैं कि एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इक्विलिब्रियम विद
क्या क्या बनाएगा, अगर एसिड है तो ये लूज़ करेगा तो मतलब OH माइनस बन जाएगा, और ये अगर बेस है तो गेन करेगा मतलब H3O प्लस बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो इस एसिड के लिए ये कॉन्जुगेट बेस है, इस बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा आपका KW, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बेसिक डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में क्या है, OH माइनस का कंसंट्रेशन और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोक्सिल है, ये हाइड्रोनियम है, और अपॉन में 1 क्यों, क्योंकि H2 का कंसंट्रेशन भी 1 और इसका भी कंसंट्रेशन 1। क्यों, लिक्विड है ना, लिक्विड है, लिक्विड या सॉलिड इनका कंसंट्रेशन 1 रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, याद है, क्योंकि एक्वस और गैस का जो कंसंट्रेशन है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, तो इनका कंसंट्रेशन नियरली 1 ही देखने को मिलता है, मतलब हमें बहुत ही कम चेंज ऑब्जर्व होता है। तो पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर KW कितना निकल के आ गया मेरे पास, OH माइनस का कंसंट्रेशन और H3O प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अब ना जब हमको ये इक्वेशन मिल गई है तो होता क्या है ना कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, कंसंट्रेशन समझ रही हो, मोलैरिटी, मोलैरिटी वो कितनी थी, 10⁻⁻⁷। मैंने क्या बोला कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मिला हमें, कब, एक्सपेरिमेंटली चेक करने पे मिला है, और वो टेम्परेचर था आपका 298 केल्विन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो KW है यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। हमें जो भी काम कर रही हैं ये किस पे कर रही हैं, रूम टेम्परेचर पे, 298 केल्विन के ऊपर, और 298 केल्विन टेम्परेचर पर ही हमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ m देखने को मिला था। और क्योंकि वाटर जो है वो टूटता है H+ आयन और OH माइनस आयन में, देखो हाइड्रोनियम आयन लिख लो या H+ आयन लिख लो, वो एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि वाटर टूटता है H+ आयन में और OH माइनस आयन में, H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁷ है तो ऑब्वियसली OH माइनस का भी तो कंसंट्रेशन 10⁻⁷ ही होगा। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई है ना ये आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर की, तो इसमें कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करके हम KW का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो KW कितना आ गया मेरे पास, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, बेस सेम, पावर ऐड, तो -7 -7 माइनस का 14। तो कहने का मतलब ये है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर KW हमें कितना देखने को मिला, 10⁻⁻14, कब, 298 केल्विन पर। ठीक, अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 10⁻⁷ आया कहाँ से, कैसे, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यूज़ को नापा गया, मेजर किया गया, तब जाके बोला है कि 298 केल्विन पे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। उसी चीज़ से हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर की वैल्यू भी निकाल ली, विच इज़ 10⁻⁻14 m। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, वरना ये भी कर सकते हो कि एक बार बुक रीड कर लेना, तब भी आपको ये अच्छे से आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तक जो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते आए थे वही चीज़ हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में लगा दी। इस बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट। अगर मैं एसिड के लिए करूँगा तो बोलेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड Ka, अगर बेस के लिए करूँगा तो बोलेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस Kb, और अगर वाटर के लिए करूँगा तो बोलेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर KW। अभी फ़िलहाल हम KW कर रहे हैं, Ka Kb अभी नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर आ गया 298 केल्विन टेम्परेचर पे, कितना आ गया है, 10⁻⁻14 मोलैरिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन तो भी दिमाग में रखना ही है आपको।
OH माइनस का कंसेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन। अब कुछ कंडीशन सोचते हैं, जैसे कि अगर H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन OH माइनस के कंसेंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन के कंसेंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। वहीं अगर बोलूँ कि हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन लेस देन OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन के कंसेंट्रेशन से हो जाए, कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन कम हो गया है और OH माइनस जो कि बेस है उसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया है, तो ऐसा बोलेंगे ना कि सॉल्यूशन क्या बन गया है, बेसिक इन नेचर। और अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन के कंसेंट्रेशन के बराबर आ जाए, तो बोलेंगे ये कैसी कंडीशन है, न्यूट्रल। क्या बन गया है, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, क्या बोला मैंने, जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन OH माइनस का कंसेंट्रेशन ये बराबर रहता है, विच इज़ 10⁻⁻⁷। बाकी एसिडिक होगा तो हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब 10⁻⁻6 हो सकता है, 10⁻⁵ हो सकता है, 10⁻⁴ हो सकता है, 10⁻³ हो सकता है, 10⁻², 10⁻1 वगैरह वगैरह। ठीक, वहीं अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो वो भी इन्हीं में से कुछ हो सकता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आ गई होगी। अगर आ गई है तो आगे का खेल खेलते हैं, और यहाँ पे हमें पढ़ना है pH के बारे में, pH स्केल। अब देखो, जिसने भी जो 9th क्लास है, 9th में था या किस में था, 9th में था आई थिंक, जिसने भी 9th क्लास या 10th क्लास में था, शायद से भूल गया मैं। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि pH स्केल क्या है। ठीक, pH स्केल कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें 1 से लेके 14 तक के से होंगे, वैल्यूज़ होंगी, A1 to 14 होता है ना, बीच में होता है 7 पे डिसाइड होता है कि सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। अगर इधर को जा रहा है तो वो उसकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है, और अगर इधर को जा रहा है तो उसकी बेसिसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, पता होगा इतनी बात। देखो, pH को अगर ढंग से देखो ना, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब है कि pH स्केल क्या नापता है, ये असल में H पॉजिटिव आयंस को नापता है, उनका कंसेंट्रेशन नापता है, और उसके अकॉर्डिंग बताता है जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे pH का वैल्यू घटता जाएगा, यानी कि 10⁻⁻1 तक जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कैसे बोल रहा हूँ देखो ज़रा मैं, pH क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -log⁻10 कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रख दो, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके वैल्यूज़ मिल जाती है और हमको pH मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल रख कर दिखा रहा हूँ मैं कि अगर मुझे मान लो H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन कितना मिल जाए, 10⁻⁻6 रख लेते हैं। रखो यहाँ पे 10⁻⁻6, तो कितना बन जाएगा, pH इक्वल टू माइनस का log⁻10 कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना था, 10⁻⁻6 था। ठीक, अब पहले हमने लॉग की कुछ प्रॉपर्टी करी हैं, अगर करी हैं तो आपको अच्छे से याद होगी, और वही लगाएंगे। लॉग में अगर कुछ ऐसे आ जाए कि a⁻x वाला कुछ आ जाए, या x⁻n वाली टर्म बन जाए ना, लिख के दिखा देता हूँ। अगर लॉग में x⁻n वाली टर्म बन जाए तो इसे n log x करके हम सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली अभी क्या मिल गया है, log 10⁻⁻6 मिल गया है, -6 मिल गया, तो क्या बन जाएगा ये, -6 log 10। वही करेंगे, और पहले भी समझा चुका हूँ, log⁻10 बस पता होना चाहिए, ना भी लिखो तो
अंडरस्टूड है, ठीक है। क्या बन जाएगा ये माइनस का 16 log 10, ये 10 वो बेस 10 वाला नहीं है, ये 10 ये वाला है, ठीक है। अब देखो क्या मिल जाएगा आपको, 16 को लिख रहा हूँ मैं यार, 16 को लिख रहा हूँ मैं, 6 था ना, 6 log 10, हाँ सही। तो पी एच कितना आ गया बोलो ज़रा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो कितना आ गया 6। तो पी एच कितना आ गया इसका 6, लेस देन 7 है, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। तो इस तरीके से पी एच नापा जाता है, ठीक है। पी एच का फॉर्मूला ध्यान में रखना, पी एच का फॉर्मूला ध्यान में रखना, माइनस का log फिर कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, यार बार बार ऐसे बना दे रहा हूँ मैं अलग तरीके से, हाँ ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। ऐसे ही पी ओ एच भी होता है एक, वो क्या नापेगा, ओ एच माइनस आयन का कंसनट्रेशन, पर इसको इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। अभी हमको प्रूव भी करना है एक चीज़, वहाँ पे चलते हैं। हमको प्रूव करना है कि पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू के डब्ल्यू होता है, सही लिखा ना, सॉरी, इक्वल टू 14 होता है। ये हमको प्रूव करके चलना है, ठीक है, कर देते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि के डब्ल्यू यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर का कंसंट्रेशन 10 की पावर -14 होता है। इसी का यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या किया था, वाटर को वाटर से रिएक्ट कराया था और हमें हाइड्रोनियम आयन मिला था एक जगह और एक बार OH माइनस मिला था। कहने का मतलब ये है ना कि वाटर के अंदर एक ये प्रोसेस लगातार चलती ही रहती है, कुछ मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव कर लिए, कुछ बेस की तरह, तो हाइड्रोनियम आयन भी बन गया और OH माइनस आयन भी बन गया, ठीक। तो इस इक्वेशन के लिए के डब्ल्यू लिख के दिखाओ, तो क्या आया था मेरे पास, H3O पॉजिटिव का कंसनट्रेशन और OH माइनस का कंसनट्रेशन। आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। डिवाइड में H2O नहीं आते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में कंसनट्रेशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, बढ़िया। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे और करेंगे इसमें ये लिखेंगे टेकिंग लॉग, ये लॉग कौन सा, लॉग बेस 10 वाला लॉग है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग ले लो। कितना आ गया मेरे पास, लॉग के डब्ल्यू इक्वल टू लॉग, फिर क्या था मेरे पास, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक। लॉग की प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, अभी तो एक सिखा दी थी, एक और सीख लूँ अभी, वैसे करवा दिए पहले। लॉग ए भी जो होता है ना, वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब लॉग के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आप ले आओ तो वो ऐसे बट जाता है। एग्जाम्पल दूँ, लॉग एक्स वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं करना, इधर लॉग की डब्ल्यू छोड़ो, यहाँ देखो लॉग एक्स और वाई, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ये गलत ही लिख रहा हूँ बार बार इसको मैं, लॉग एक्स प्लस क्या, लॉग वाई, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको, इजी। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, टेकिंग माइनस बोथ साइड, माइनस साइन लगा लो या -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर लिख सकते हो आराम से। तो क्या आएगा, लॉग माइनस का के डब्ल्यू फिर माइनस का लॉग क्या आ जाएगा, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और फिर क्या है, माइनस का लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है, क्या फालतू हो रहा है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो देखो, मैंने आपको सिखाया था ना कि पीएच भी होता है, पीओएच भी होता है,
पीएच क्या होता है अपने पास, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, यहाँ हाइड्रोनियम आयन तो फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ये बताया था ना मैंने पहले आपको, पीएच क्या होता है, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सिमिलरली POH क्या होगा, क्या हो गया, माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। एंड सिमिलरली PKW क्या होगा, ये होगा माइनस का लॉग और KW। बस ये वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं, काम खत्म हो जाता है। क्या बन जाएगा ये, या देखो ऐसा भी कर सकते हो आप, KW ऐसे ना लिख के ना क्या कर सकते हो, PKW भी होता है वैसे, पर आप KW को सीधा उसकी वैल्यू पुट कर दो। हमको जो प्रूव करना है वो वहीं मिल जाएगा, ठीक है, बाद में ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। क्या आएगा, माइनस का लॉग फिर 10 की पावर क्या, माइनस का 14 इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या बन गया, PH, ये पूरा टर्म क्या बन गया, POH। बढ़िया। और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, माइनस पहले से है, फिर माइनस का 14 भी आएगा, फिर लॉग 10 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, PH प्लस POH, कहानी खत्म, माइनस माइनस प्लस 14, लॉग 10 क्या होता है 1, तो मिल गया मुझे PH प्लस POH, कितना आ गया 14 के बराबर। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, तो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी और वही चीज़ हमको मिल गई है। बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी।